वेलकम टू माय चैनल बायो विद डॉक्टर झा में। और यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल हिंदी में बायो के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के बारे में और अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। तो अभी आप जो भी इस फर्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हो, एक बार ध्यान में रखना कि प्रोकैरियोट्स में आपने क्या पढ़ा था और यहाँ पे आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे यूकैरियोट से, ठीक है। तो अब पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स में है क्या क्या। एक तो प्रोटिस्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ना कि हमने ये याद है आपको कि वहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें कोई एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं था। वहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। उस चीज़ को भी माइंड में आप रखो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आपको ऐसा क्या डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे पहला डिफरेंस आप देखो कि इसमें लिखा है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है। मतलब कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब वो क्या कंपार्टमेंट्स हैं वो आप एक बार हम आगे आगे देखेंगे और अलग अलग कामों के लिए होते हैं। अब क्या हो गया, इसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस तो है, प्लस वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कवर्ड है, ठीक है। अब तीसरी चीज आप यहाँ पे देखो कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो प्रॉपर क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान में रखना कि वहां पे भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर थे, बट यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन्स भी मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आप प्लांट सेल में देख सकते हो सेल वॉल, प्लास्टिड और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि ये आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे राइट साइड में, ठीक है। तो आप ये देखो और यहाँ पे सेल वॉल भी है, ठीक है। तो अब आप आगे पढ़ोगे कि इनमें ये चीजें क्यों हैं और एनिमल में क्यों नहीं है। बट हाँ, एक सेंट्रियोल ऐसा है जो कि आपके प्रेजेंट है एनिमल सेल में, लेकिन वो नहीं प्रेजेंट है प्लांट सेल में। अब एक बार आगे बढ़ लेते हैं और ये आप नीट के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये मे बी आपको ऐसे पूछ सकते हैं, ये चार ऑप्शन देखेगी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार हम आगे अब देख लेते हैं। तो आप ये जो अब देख रहे हो यहाँ पे ये स्लाइड, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस हमने ये बता दिया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स में कौन-कौन से हैं। तो आप एज़ एग्ज़ाम्पल इसे याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि क्या-क्या अलग-अलग जो ऑर्गेनल्स हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक बार आप फटाफट देख सकते हैं क्या-क्या ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेज़ेंट है और आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। अब सेल मेम्ब्रेन है क्या? तो नाम से तो ऐसा कुछ पता लग रहा होगा कि सेल है और उसको कुछ कवर करने वाली चीज़ होती होगी, जिसको हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन बुला लिया। तो अब सेल मेम्ब्रेन इतनी छोटी थी ना कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप उसे देख नहीं सकते थे, ठीक है? और 1950 जो है उससे पहले इस तरह से कोई मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आया नहीं था, जिससे आप मेम्ब्रेन को एक डिटेल स्ट्रक्चर देख सको। तो अब उन्होंने क्या किया ना, एक जुगाड़ लगाया। अब उन्होंने क्या किया कि आरबीसी लिया और उसकी ना एक केमिकल एनालिसिस किया, मतलब एक केमिकल स्टडी की। अब इसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स है, क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल में समझ सकते हो कि अगर मैं आपको बोल दूँ अभी लेमनेड बनाने के लिए, तो उसमें आप कितना लेमन डालोगे, कितना चीनी डालोगे? अगर कुछ लोग उसमें नमक भी डालते हैं, तो नमक डालोगे। उसमें पानी किस मात्रा में जाएगा? तो वो एक तरह से आपने अलग-अलग इसे चीज़ों में डिवाइड कर दिया, तो आपने उसकी क्या केमिकल एनालिसिस कर ली। तो कुछ इस तरह से आरबीसी का उन्होंने किया था, बिकॉज़ अभी माइक्रोस्कोप तो उनके पास है नहीं। फिर उन्होंने इससे गेस किया कि मेम्ब्रेन की पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। अगर हम मेम्ब्रेन में जैसे आप यहाँ पे देखो प्रोटीन लिपिड प्रेजेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो दिखता कैसा होगा, ठीक है। अब हमें इससे पता चला, एक तो ये चीज पता लगी कि स्टडीज से कि मेनली जो है ना, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी है। क्या क्या? एक तो पहला लिपिड और दूसरी चीज प्रोटीन, जो आप ये देख रहे हो, लिपिड प्रोटीन, ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज बताई कि लिपिड का अरेंजमेंट कैसा है। तो मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है ना वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होती हैं? फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया बाइलेयर में, मतलब यहाँ पे दो लेयर होंगी, ठीक है। अब बाइलेयर में वो उनका अरेंजमेंट एक बार देख लेते हैं। आप अब इसको समझो इस तरह से, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही होगी। इस तरह से कुछ आपको हेड्स दिख रहे होंगे, ये गोले गोले हेड्स। और यहाँ पे आपको टेल दिख रही होगी, ठीक है। अब ये है क्या? तो ये जो हेड है ना, ये है पोलर हेड। अब इन पोलर हेड
अब इनके बारे में क्या है, तो ये बाहर की तरफ होते हैं और ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव, हाइड्रो मीन्स वाटर मतलब इन्हें वाटर से प्यार होता है। और ये जो टेल आपको दिख रही है ना, अब ये क्या है? ये है फोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी इनको पानी से डर लगता है। जैसे कुछ लोगों को नहाने से डर लगता है तो आप फोबिक बोल सकते हो, या कुछ लोगों को किसी चीज़ का डर होता है तो उसे हम बोलते हैं फोबिया है, उसे इस चीज़ का फोबिया है। तो मतलब कि ये हो गई, क्या हो गई? हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है? अब इनका अरेंजमेंट कैसा हुआ? जैसे बर्गर आप खाते हो, एक पैटी हो गई, बन हो गया, इस तरह से इस ये बाई लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि मतलब जो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेल्स है, मतलब क्योंकि अब यहाँ पे पोलर हेड्स यहाँ पे आ गए और जो टेल्स है ना वो प्रोटेक्टेड है बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से, मतलब पानी वाले एनवायरनमेंट से। अब अब आगे देखा जाए तो ऑफ कोर्स एडवांसमेंट हुए होंगे, माइक्रोस्कोप आए होंगे। उसके बाद हमें पता लगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेज़ेंट है। इसमें क्या प्रेज़ेंट है? प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? मेनली ना फ्लूइडिटी का काम करता है। अब फ्लूइडिटी क्या कराता है? अब जैसे अब वो सेल कोशिश करेगा कि जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा रिजिड नहीं रहे या ज़्यादा फ्लूइडिटी ज़्यादा वो वाटरी सा ना हो जाए, मतलब उसका वो परफेक्ट बैलेंस रहे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। आगे पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स भी है। ठीक है? सिर्फ मेम्ब्रेन जेल सिर्फ लिपिड का बना नहीं है, वहाँ पे प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। अब सबके रेशियो अलग-अलग क्यों हैं? ये आपने कभी सोचा है कि अब इसके रेशियो अलग है मतलब कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे पहला आपने यहाँ पे देखा था, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया जो हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। क्यों? क्योंकि अब जो हमारी आरबीसी है उसे ऑक्सीजन भी कैरी करना है। तो उसको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन लगेगा उसे, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए और बाकी जो हम ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं जैसे कि माइलिन शीथ और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो रही है। तो अब आप देखो कि माइलिन शीथ में ना लिपिड ज़्यादा है। अब ये लिपिड ज़्यादा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये माइलिन शीथ तो आप आगे पढ़ोगे कि माइलिन शीथ एक्चुअली है क्या? तो नर्व सेल जो होते हैं ना, उसको इंसुलेशन के लिए उसको हेल्प करती है वो कवर करने में। तो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के लिए ज़्यादा लिपिड इज़ बेटर, तो उसको ज़्यादा लिपिड चाहिए। और अब माइटोकॉन्ड्रिया, अब आपको पता है यहाँ पे कितने सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे लगेगा प्रोटीन ज़्यादा। इस हिसाब से कंटेंट्स चेंज होता रहता है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रहेगा। और इसमें हम एक बार देख लेते हैं 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो एक अब जैसे कि अगर आपको प्रोटीन देखना है, हम यहाँ पे एक बार समझ सकते हैं कि आप एक देखो पेरिफेरल प्रोटीन है जो मतलब बाहर की तरफ है और एक इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर की तरफ है। इसे ना आप इस तरह से समझो कि जैसे कभी-कभी आप वो फ्रूट वाले ब्रेड खाते हो, आप उसमें देखना कि कुछ जो नट्स हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, मतलब कि वो पेरिफेरल वाले हो गए और कुछ एकदम अच्छे से डीपली एम्बेडेड होंगे, वो हो गए आपके इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है? ध्यान में रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे प्रपोज़ किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ठीक है? तो जो लिपिड बाइलेयर है ये तो हमें पता लग गया था। अब इन्होंने बताया था क्वासी फ्लूइड नीचे के। अब ये क्वासी फ्लूइड ये क्या है? तो इन्होंने बोला था कि मतलब ये पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है। समथिंग ना ये बीच की स्टेट में रहती है, ठीक है? और अब क्यों चाहिए? क्यों है क्वासी फ्लूइड? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो जो इसमें मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेज़ेंट है वो ईज़िली मूव कर सके, इनका भी अब रोल है। अब आप सोचोगे इन्हें क्यों मूव कराना है? ये वहाँ पे बैठ भी तो सकते हैं शांति से, नहीं। इनका एक्चुअली कुछ सिग्निफिकेंस है, इनका मूवमेंट वहाँ काफ़ी ज़रूरी है, तो इसीलिए क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं, अब जो इनकी ऑफ़ कोर्स जो ये मूवमेंट की एबिलिटी है इसको फ्लूइडिटी बोलेंगे। अब ये अब जानो कि अब फ्लूइड नेचर, चलो ये तो हम समझ गए कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन यहाँ से वहाँ मूव कर पाए, बट स्टिल ये क्यों इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एक तो सेल ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, इसका जो फ्लूइड नेचर है, प्लस इंटरसेल्युलर जंक्शंस,
ठीक है? इंटरसेल्युलर जंक्शन मतलब क्या होगा, इससे हमें थोड़ा-सा अगर आप वर्ड को ब्रेक डाउन करो तो आपको पता चलेगा। इंटरसेल्युलर जंक्शन मतलब जो 2 सेल हो गए आपके, उनके बीच में जो एक जंक्शन बनाया, वो भी इस वजह से बनता है क्योंकि इसका फ्लूइड नेचर है, ठीक है? अब हमने बात करनी है कि एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स में हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी होंगे, ठीक है? तो इसीलिए ये फ्लूइड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे फंक्शंस जो है ये हो सकते हैं। अदरवाइज रिजिड होगा बहुत ज्यादा तो इस तरह से इजीली प्रोटीन मूव नहीं कर पाएगा तो मूवमेंट नहीं होगा। सेल डिवीजन में इशू आएगा। एंडोसाइटोसिस में बहुत होगा। अब एंडोसाइटोसिस क्या है ये आगे के आप समझ जाओगे। इट्स लाइक खुद का सेल खुद ही को खा लेता है। वो आप जब आप लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? अब हम एक बार देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये क्या चीज़ है, हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन जैसे हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन की चीज़ें कुछ बाहर जाती हैं, कुछ अंदर आती हैं, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो बट कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, पहला तो देखो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया और एक आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अब ये पैसिव क्या है? तो पैसिव ऐसा है कि यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ना कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही मूवमेंट हो जाता है, मतलब हाई से लो। तो हाई से लो जैसे आप कैसे मान लो, ऐसा मान लो जैसे कि सपोज एक आपका घर है और यहाँ पे एक टंकी है। तो अब आपको यहाँ से अगर नीचे के फ्लोर पे अपने नल में पानी चाहिए, तो आप यहाँ पे नल खोलो, पानी आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा सच इतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगी, आपने हाई कॉन्सन्ट्रेशन था, वहाँ से लो कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ चले गए। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, अब इसमें भी हम पढ़ लेते हैं कि ये किस 3 तरह के हैं। पहला तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या हो गया है ना कि इसमें न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो हो गए, मतलब कि अ, जो आपके जिनमें कोई चार्ज नहीं है, वो सीधा मेम्ब्रेन के आर-पार निकल जाते हैं बिना किसी हेल्प के। हाई से लो कॉन्सन्ट्रेशन मतलब हेल्प, अगर उनको हेल्प लगेगी मतलब कि उनको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे वो आराम से निकल जाएँगे, हाई कॉन्सन्ट्रेशन से लो, जो कि हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ये भी एक तरह से सेम ही चीज़ है, मतलब कि हाई कॉन्सन्ट्रेशन से लो कॉन्सन्ट्रेशन, बट हम जो वाटर की मूवमेंट है ना, उसके लिए हम ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं, तो ये इसलिए एक अलग से हमने नाम दे दिया है। अब एक आता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है के पास सीधा तो निकल नहीं सकता, तो अभी क्या चाहिए, तो एक कैरियर प्रोटीन होता है। कैरियर प्रोटीन जैसे कि आएगा आराम से, टैक्सी मान लो उसको, वो आएगा और वो आपको छोड़ के चला जाएगा दूसरी साइड। तो अब लेकिन कैरियर प्रोटीन है तो इस वजह से वहां भी कोई एनर्जी नहीं लगी, उस पे आराम से सवार होके जिस भी मॉलिक्यूल को जाना था वो चला गया, सेल के आर पार वो हो लिया। ओके, अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जहां पे आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है? इसमें एटीपी का यूज होगा। अब अगर मान के चलो सेम एग्जांपल लो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका मोटर होता है और यहाँ टंकी है। तो अब यहाँ से पानी यहाँ भेजने में आपको मोटर ऑन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। एक तरह से आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है? एटीपी आपका खर्च हो रहा है। तो अब इसका सबसे एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है? इस पंप के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्या-क्या हमने जाना कि कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट के अगेंस्ट है, यानी लो से हाई कॉन्सन्ट्रेशन के जा रहा है, इसलिए एटीपी लग रहा है और इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है? अब ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं। और अब हम कुछ चीज़ें अगर आपको एग्ज़ाम्पल याद रखनी है कि क्या चीज़ें क्या हैं, जैसे अब ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ क्या होता है कि पोलर होता है, ठीक है? तो यानी वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसको भी एक कैरियर प्रोटीन लगता है। तो आप उसके बारे में आगे पढ़ोगे, जो कि उसको ईज़िली अंदर लेके जाता है, ठीक है? अब एमाइनो एसिड्स होते हैं, वो भी ना पोलर होते हैं, तो उनको भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है?
और जैसे कि आयंस की बात करो तो उनके लिए ना एक स्पेशल चैनल प्रोटीन्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। अब एक बार हम आगे बढ़ जाते हैं अब और हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल जो है ना वो एक्चुअली क्या है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। प्लांट्स एंड फंगाई में ये आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल सब में नहीं होता। हमने याद है हमने फर्स्ट स्लाइड में डिफरेंस भी पढ़ा था। अब जो सेल वॉल है उसके 5 काम है, उसे आप ध्यान में रख लो। उसने क्या-क्या करना है, शेप देना है, ठीक है? मैकेनिकल कोई भी डैमेज हो उससे अपने सेल वॉल को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है, हेल्प करना है सेल टू सेल इंटरैक्शन में। अब ये वेरी इंटरेस्टिंग कि सेल टू सेल इंटरैक्शन क्या है? ये अगेन आप आगे पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। हाँ, अब बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स, अगेन ये भी कोई मैक्रोमोलेक्यूल्स आया, उसको आपने रोक दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हो मेनली इसका मेजरली काम प्रोटेक्शन का है, अपने जो सेल को है उसको बचा के रखने का है। ऑल्दो डेड है फिर भी देखो आप ये इस तरह से इसके कितने 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ये प्ले कर रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। अब आप थोड़ा इसमें यहाँ पे ध्यान रखना कि एल्गे में थोड़ा-सा कंपोजिशन अलग है और प्लांट्स में थोड़ा-सा अलग है। तो अब एल्गे में आप देखो क्या है, सेलुलोज़ है, गैलेक्टन्स है, मैनन्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे क्या-क्या है प्लांट्स में, सेलुलोज़ है, हेमीसेलुलोज़, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन। ठीक है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा या आप इसके लिए कोई निमैनिक्स बना सकते हो। तो बाकी हम जब क्वेश्चंस लगाते रहेंगे बार-बार तो ये चीज़ें आपको याद आ जाएँगी, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि 3 लेयर्स क्या है सेल वॉल की। अब सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं जो कि है, पहला पढ़ते हैं प्राइमरी वॉल। अब ये यंग प्लांट में है और एक्चुअली यहीं से जो है काफ़ी सारा ग्रोथ होता है, लेकिन जैसे ही ना जैसे ही प्लांट मैच्योर होने लगेगा, ये डिमिनिश होने लगती है, मतलब ये गायब हो जाती है, ठीक है? अब सेकेंडरी वॉल के बारे में जानते हैं, ये क्या है? तो ये प्राइमरी वॉल जो होती है ना आप उसके अंदर बनती है, जैसे-जैसे वो मैच्योर होने लगता है, ठीक है? अब आता है मिडल लैमेला, जो कि मेनली कैल्शियम पेक्टेट का है और सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ पे है, कौन सा सेल वॉल कहाँ है, कौन सा लेयर कहाँ है। तो डोंट वरी, ये अलग से पूरा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा कि कहाँ पे कौन सी लेयर है, वो कैसी बनी, उसकी ग्रोथ के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? और अब आगे एक चीज आप देख लो, प्लास्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ लो कि प्लास्मोडेस्माटा क्या है। अब ये क्या करेगा कि कनेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल पासेस थ्रू। तो ना अब ये एक्चुअली किस तरह से हो गया आपका कि जो सेल वॉल है उन्हीं के बीच में से ना आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो यहीं पे आपको ना एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को कनेक्शन करने के लिए एक आपको जगह मिलेगी जिसे प्लास्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है? इट पासेस थ्रू सेल वॉल एंड मिडल लैमेला, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एक बार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कि अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या-क्या है। देख लो एक बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, ठीक है? क्या-क्या इंक्लूड नहीं करता? ऑफ कोर्स इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट कुछ भी इंक्लूड नहीं करता। क्यों नहीं इंक्लूड करता? क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन-सी चीज़ एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है ईआर, गोल्गी बॉडीज़, लाइसोसोम और वैक्यूल्स के अलावा और कोई नहीं है। ये चारों क्यों हैं ईआर का पार्ट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट? क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसमें हम पहले पढ़ते हैं ईआर के बारे में जाके जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये क्या है? अब इसको आप ध्यान से ऐसे समझना कि ये एक नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है ये? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये ना पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। मतलब जैसे अगर आपका ये साइटोप्लाज्म है पूरा, तो ये पूरे में आपको स्कैटर्ड मिलेगा, ठीक है? अब ये क्या करेगा?
ईआर जो है ना साइटोप्लाज्म को भी 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। वो कैसे करेगा? एक तो ल्यूमिनर जो कि ईआर के अंदर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर ईआर के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म। अब इसको कुछ इस तरह से आप समझ लो। देखो, पहले तो हम एक बार देख लेते हैं, एक थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसने कैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। It plays a fundamental role in transport, processing and distribution of protein and lipid within the cell। ठीक है, इसने क्या क्या किया? पहले तो इसने अच्छे से डिवाइड कर दिया हमारे जो भी है सेल को 2 पार्ट में। और ये किस तरह से, जो हमारी मान के चलो ये हो गया, जैसे आप यहाँ इस डायग्राम से बेटर हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये आपका एंडोप्लाज्म दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ रहे होगा कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये बाकी का यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर एक पूरा सेल हो गया, ठीक है? ओके? तो अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि इसने कैसे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। तो अब इसने यहाँ पे देखो, ल्यूमिनर जो इनसाइड ईआर है एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर जो मतलब हो गया कि ईआर के बाहर वाला, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया, ठीक है? और यहाँ अंदर वाला एरिया हो गया इंस ल्यूमिनल, ल्यूमिनर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, साइटोप्लाज्म वाला एरिया एंड ये आपका ईआर वाला एरिया, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ईआर टाइप्स के कौन-कौन से हैं। तो इस तरह से आरईआर है और एसईआर है। तो अब आरईआर इसे क्यों बोला? इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ना इस पे राइबोसोम्स होते हैं और इनका काम होता है सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ आपको राइज़ोम्स भी दिख रहे होंगे, तो इसलिए इन्हें रफ बोला गया है। अब रफ कैसे? क्योंकि अब मान के चलो कोई स्मूथ सी स्ट्रक्चर है, उसपे आप कुछ बीड्स डाल दो, तो वो रफ जैसी दिखने लगेगी। तो आप ऐसा समझो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, अब इन पे राइबोसोम आ गए, इसलिए ये रफ हो गए, ठीक है? इनका काम क्या हो गया? अ, सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि है एसईआर। अब इनका क्या है ना, अब ऐसा सोचो कि ये स्मूथ है, एस से है, तो इनका क्या है? लिपिड का सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, इनका काम ही बिल्कुल अलग है, ठीक है? पहले वाले का क्या था? प्रोटीन से एसोसिएट करो, क्यों? क्योंकि उनके पास राइबोसोम है। और जो स्मूथ वाले हैं उनके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो उनका काम ही बहुत अलग हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि राइबोसोम अटैच होते हैं वो आरईआर हो गए, जिनमें नहीं है वो एसईआर हो गए, स्मूथ वाले, ठीक है? और चीज़ अपने को ध्यान में आप रख सकते हो कि जैसे कि जहाँ पे भी जो भी सेल में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा काम होगा, तो वहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाए जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनके पास राइबोसोम है, तो वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा और जहाँ पे भी काम ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है? और आप एक और चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हो कि जो एनिमल सेल होता है, उसमें स्टेरॉयडल जो हार्मोन बनते हैं, वो भी एसईआर में बनते हैं, ये स्मूथ। अब इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, जैसे कि आरईआर जो कि है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आपने कैसे याद रखे? आर फॉर राइबोसोम, ओके? आगे आर से रफ, ओके, कूल। अब प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको याद रहेगा। जिस तरह से अगर आप प्रोटीन को कैसे लिखोगे? तो प्रोटीन में भी आर आ गया, कूल। तो ये आपको याद रह गया। अब हम बात करते हैं एसईआर की, जो कि क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है एस से स्मूथ, अब इसमें राइबोसोम नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है? इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। 1-2 और बार और पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं गोल्गी apparatus, जिसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि इसको सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जा रहा है। अभी इसे इस एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो हम पहले बात करते हैं कि
अब इसकी डिस्कवरी किसने की? तो यहाँ पे आप देखो, कैमिलो गोल्गी ने की 1898 में, और इन्हीं के नाम पे हमने इस ऑर्गेनेल का नाम रख दिया, जो कि है गोल्गी बॉडीज़, ठीक है? अब अब ये आप देखो यहाँ पे कि इसे कैसे किस तरह से ऑब्जर्व किया गया था। तो जब इसे स्टेन किया गया था, तो इन्हें पता लगा कि न्यूक्लियस के पास कुछ एक बहुत ही ज़्यादा हेवीली स्टेन्ड स्ट्रक्चर मौजूद था। और उसको जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि वहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने गोल्गी बॉडीज़ का नाम दे दिया, ऑफ कोर्स इनके खुद के नाम पे। अब एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये आपको थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे सिस फेस, ट्रांस फेस है, इस तरह से आपको वो सारे फेसेस के नाम एक बार देखने पड़ेंगे और उनका स्ट्रक्चर वो दिखते कैसे हैं, ठीक है? अब एक बार हम देखते हैं कि पहले तो समझ में आ गया कि डिस्क शेप के हैं, और ये जो सारे सैक्स हैं, इनको क्या सिस्टर्नी बोलेंगे, ठीक है? अब एक बार आप साइज़ देखो कि 0.5 म्यू है टू 1 म्यूएम डायमीटर है इसका। अब ये पैरेलल टू ईच अदर है। अब एक और चीज़, अब यहाँ पे एकदम ध्यान देना कि जो सिस फेस है, यानी सिस वाला जो साइड है, वो कॉन्वेक्स है और वो फॉर्मिंग फेज़ है, ठीक है? और जो ट्रांस वाला फेज़ है, वो है कॉनकेव, यानी मैच्योरिंग फेज़। ओके? ध्यान में कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं। ठीक है? अब हम बात करते हैं सिस फेज़ की। कि इसका सिस फेस जो है ना, वहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो जितने भी ईआर से जो भी वेसिकल्स आएँगे, वो मटेरियल रिसीव होगा। क्या होगा? सिस फेस पे कोई भी मटेरियल रिसीव होगा, ठीक है? और जो ट्रांस फेस है, यानी कि वो है कॉनकेव शेप का, वो मैच्योरिंग फेस है, और यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल बाहर निकलेगा, यानी डिलीवर होगा, सेल के अंदर या बाहर, ठीक है? तो यहाँ इतना आपको समझ में आ गया कि एक फेज है जहाँ पे कोई भी वेसिकल कैप्चर हो रहा है, और दूसरा फेज़ है जो कि है ट्रांस फेज़, वहाँ पे मैच्योर होके वो बाहर आ रहा है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? क्या चीज़ आ रही है, कैसे आ रही है, हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड में वापस अच्छे से देख लेंगे। अब एक बार इसका फंक्शन देख लो, ठीक है? अब फंक्शन क्या है? पैकिंग ऑफ मटेरियल। अब इसको हमने पोस्ट ऑफिस ऐसे ही नहीं कहा। यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ आएँगे, वो सारी पैक होंगी, जो भी मटेरियल है। अभी इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, मतलब सेल के विदिन जहाँ पे भी आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, वो यहाँ भेजेगा, ठीक है? अब तीसरा देखो, सिक्रीशन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर का काम भी करेगा, तो हुआ ना ये पोस्ट ऑफिस। अब आप देखो यहाँ पे फोर्थ है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम, तो जैसे कि जो भी प्रोटीन इसे ईआर से रिसीव हो रहा है, उसका मॉडिफिकेशन का काम करेगा। और पांचवा कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स को बनाएगा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडीज ही करते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखोगे कि कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसने किया? गोल्गी बॉडीज ने किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसे स्टार मार्क कर देते हैं, इसे ध्यान में रखना, ठीक है? इसीलिए आप देखो कि ये जो गोल्गी बॉडीज है और ईआर कितना क्लोजली एसोसिएटेड है, कितना साथ में काम कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत इजी, इसका गोल्गी बॉडी का क्या काम हो गया? पोस्ट ऑफिस का काम है। इसका काम है रिसीव करो और पैक करो और डिलीवर करो। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे याद रखोगे इसको? सिस से रिसीव करो और ट्रांस से डिलीवर करो। एक बार और ना हम बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हैं, मतलब ये आपको, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे भी आप इस डायग्राम से भी आप समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार अलग से यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ, ठीक है? कि अब आपको समझ में आना चाहिए कि सिस फेस कैसे बन रहा है, ट्रांस फेस कैसे बन रहा है, ठीक है? तो हमने एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ गई कि जो आपकी सिस फेस है, वो कॉन्वेक्स है। कुछ मान के चलो, कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है? और ये पैरेलली स्टैक्ड है, ओके? ये हो गया आपका ट्रांस, ठीक है? एक चीज़ अब ध्यान रखना, ये सिस वाला साइड है, ये है क्या? कॉन्वेक्स, और ये है ट्रांस, जो कि है कॉनकेव, ओके? अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से वेसिकल्स, जो भी वेसिकल्स हैं, वो रिसीव होंगे और यहाँ से रिलीज़ होंगे, बन के यहाँ से रिलीज़ होंगे।
ओके। अब आपको लगेगा ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे मैं ध्यान रखूं? तो एक चीज करना कि लेफ्ट साइड पे, जैसे यहाँ पे आप बना रहे हो जो भी चीजें, और उसके लेफ्ट साइड पे जैसे कि सिस फेस देख रहे हो और ये ट्रांस फेस है, आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड पे, ओके, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे कितने बार टच हो रहा है? एक ही सरफेस टच हो रही है, यानी ये कॉन्वेक्स, एक बार सी आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 बार टच हो रहा है, और यहाँ पे आ गया कॉनकेव, 2 बार सी, ठीक है? इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर आपके पास कोई और तरीका है, जैसे आप ध्यान में रखते हो, आप यहाँ भी बता सकते हो, दूसरे बच्चों की भी मदद होगी उससे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया, सिस फेस, ट्रांस फेस क्या-क्या हुआ? जल्दी-जल्दी एक बार देख लेते हैं कि सिस फेस पे रिसीव होता है जो भी है वेसिकल, जो भी अ, है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी जितना भी कंटेंट आ रहा है वो यहाँ पे होगा, और मैच्योर होके ट्रांस से वो सारा निकल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया? कन्वेक्स है शेप, यहाँ पे क्या है? कनकेव है शेप, ठीक है? अब देखेंगे जो आपका ट्रांस फेस है, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांस फेस जो है साइटोप्लाज्म की तरफ से तरफ कौन-सा होगा? आपका ट्रांस, यानी जो ट्रांस वाला फेस है वो साइटोप्लाज्म को फेस करेगा, और जो सिस वाला फेस है वो ईआर को फेस करेगा। अब ये तो बहुत ही क्लियर होगा, अगर वो ईआर को फेस करेगा तभी तो वो सारे वेसिकल्स को रिसीव करेगा और साइटोप्लाज्म में इसे रिलीज करेगा। तो ट्रांस वाला फेस आपका साइटोप्लाज्म के पास होना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, ठीक है? अब इतना समझ में आ गया कि यहाँ से रिसीव हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज कि यहाँ पे आपको इमेच्योर और अनमॉडिफाइड, हम एक बार यहाँ पे काम करते हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। इमेच्योर, इमेच्योर और अनमॉडिफाइड प्रोटीन आपको यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है? और यहाँ पे से क्या आएगा? मॉडिफाइड, ठीक है? ये आप ध्यान रख सकते हो, डायग्राम थोड़ी बुरी है लेकिन आप इससे अच्छा बना सकते हो, ओके? आगे बढ़े। अब लाइसोसोम, लाइसोसोम आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ओके? अब इसमें देखते हैं, ये है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ये हमने पढ़ा था कि गोल्गी एपेरेटस ने इसको बनाया है। यहाँ पे क्या-क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेज, ठीक है? एंजाइम, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। एक और चीज़ है जो हम यहाँ पे भूल गए हैं, जो कि है न्यूक्लियेज, ओके? यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट पे ही काम करता है, ठीक है? तो अब जैसे आप देखो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स हो गए। आपको लग रहा होगा कि ये इतने सारे एंजाइम्स का यहाँ पे काम क्या है? बेसिकली अगर ये खुद कुछ फॉर्म भी नहीं कर रहा तो इसका काम क्या है? अब देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा लाइपेज, एक बार लाइपेज का काम देख ले। लाइपेज का काम है लिपिड्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है? एंड प्रोटीएज का काम है प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है? और अब यहाँ पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो आप देख रहे हो, आप इसके नाम से ही बता सकते हो कि ये इसका काम क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट को। एक और हमने पढ़ा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लिक एसिड को डिसॉल्व करना। अच्छा, तो ये आपने जब लिपिड पढ़ा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आपको इससे कुछ याद आया? आपको याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अपने सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि सारी चीज़ें जितने भी कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो ही रही हैं? तो अगर हमारे लाइसोसोम के पास वो सारे एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे वो इन सबको डाइजेस्ट कर सकता है, इसका मतलब इसका रोल तो बहुत ही खतरनाक होगा, और इसका नाम भी है सुसाइड मैप। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं सेल में, वो सबको खत्म करने का पोटेंशियल रखता है, और इसमें ये सारी चीजें एक्टिव होती हैं एसिडिक पीएच पे, और इसका अंदर का एनवायरनमेंट भी काफी एसिडिक होता है। तो अब इसको, इसीलिए आपने क्या कह दिया, सुसाइड बैग, ठीक है?
ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर सकता है, जितनी भी आपके पास है, ठीक है? और अपनी खुद की सेल को ही खा जाएगा। आप समझ रहे हो? ये जैसे ही फटेगा अपनी इस खुद की सेल को खा जाएगा, सारी चीज़ें सेल में जितनी चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, आप देखो लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सबको ये आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाइसोसोम है वो कहाँ से बनता है? गोल्गी से बनता है और वहाँ पे सारे एंजाइम्स हैं जो कि आपके पूरे सेल को ख़त्म कर सकते हैं और एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होता है आपका सुसाइड बैग, ठीक है? और ये एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है, ये मत भूलना। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वेसिकल और एंडोसोम्स क्या है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो मैंने आपको वेसिकल्स बताया था, जो हमने अभी गोल्गी अपैरेटस में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कराते हैं ये, मतलब जैसे आप मान लो एक पैकेट की तरह हो गया कि एक तो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस है, इन पे भी मेम्ब्रेन है और ये ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन में जो भी आपका ट्रांसफर है, ये कराते हैं। अब अब इनका देखो वेसिकल का स्पेशली क्या काम है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी apparatus। समझ में आ गया? टू अदर डेस्टिनेशन। बहुत ईज़ी है। जो भी चीज़ आपके ईआर से आई गोल्गी के पास और बाकी जगह जा रही है, वेसिकल का काम। अब एंडोसोम का काम क्या है? कैप्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल फॉर डिग्रेडेशन, रिसाइक्लिंग एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू मेटा। अब इनका काम कुछ नहीं, पुलिस का है। ये फालतू चीज़ों को पकड़ेगी, जो भी इधर-उधर की फालतू चीज़ें हैं, उनको डिग्रेडेशन, रिसाइक्लिंग वगैरह में डाल देगी, ठीक है? ये आपके डिलीवरी बॉय होंगे, ये आपके पुलिस वाले होंगे, पकड़ लिया इन्होंने जो भी फालतू चीज़ें हैं उसको। अब आगे बढ़ें, अब वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो होंगे ना आपके, ये कहाँ पे होंगे? ये आपके हर जगह नहीं होंगे, ठीक है? एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे सिर्फ़ प्लांट्स में, ठीक है? और अगेन वैक्यूल भी जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मेम्ब्रेन बाउंड मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं आपको ऑप्शन देके कि कौन से ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल है या फिर कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। और आपको आगे क्लैरिटी और मिलेगी कि कौन से डबल है, कौन सा सिंगल है और कौन है नहीं है। वैसे अगर आप याद करो तो एक ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में है और वो बिना मेम्ब्रेन बाउंड के हैं, दैट्स व्हाई वो वहाँ प्रेज़ेंट है। थोड़ा दिमाग पे ज़ोर डालो, आपको याद आएगा। ओके? अब यहाँ पे देखो क्या-क्या है, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है? अब ये जो है ना, ये टोनोप्लास्ट से, अब जो आपका मतलब ये पूरा वैक्यूल है ना, ये टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन से कवर होता है, ठीक है? और टोनोप्लास्ट जो है ना, क्या करती है, आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट इस यहाँ तक पहुँचाती है। मतलब कि जो टोनोप्लास्ट है, ये क्या करेगी, जैसे हमने पढ़ा था अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, मतलब कि आप जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, वहाँ से आप हाई की तरफ जा रहे हो, ठीक है? जनरली क्या होता है, बैलेंस होने की कोशिश करती हैं चीज़ें, लेकिन आप लो से हाई की तरफ जा रहे हो, ओके? इसीलिए जो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगा? वैक्यूल्स में मिलेगा। क्यों? टोनोप्लास्ट का काम ही यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 90% सेल का 90% वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई कर जा रही है, ओके? क्या? वैक्यूल्स। अब आगे देख लेते हैं, हाँ, कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं जो कि कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है? अमीबा में। वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करा रहे हैं और एक्सक्रीशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बेसिकली क्या हो गया ना कि आप इसको इस तरह से समझो कि अब वहाँ पे जैसे बाहर की तरफ पानी है या कभी अंदर हो सकता है, तो वो एक एक इर्रेगुलर एक बैलेंस हो सकता है। तो वो उस वाटर के कंटेंट का उसको जो बैलेंस करने का काम है, वो ये करा रही है, ठीक है? और एक्सक्रीशन का काम में भी मदद कर रही है। और फूड वैक्यूल्स प्रोटिस्ट में है, प्रेज़ेंट है फूड वैक्यूल्स कैसे बनते हैं? कोई भी फूड को खा के ये बन जाते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है? ध्यान रखोगे? आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत ही अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, जो मैं बता रही थी, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो आप इसको उसमें कंसिडर कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है और ये मतलब ये सेमी ऑटोनॉमस भी है। अब सेमी ऑटोनॉमस क्यों है? पढ़ेंगे तो वो धीरे-धीरे डिकोड होगी, ओके? इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाएगा क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन यही होगा। और एटीपी क्यों ज़रूरी है? जो कि सेल की एनर्जी करेंसी, ठीक है? अब कोई भी काम करना है, आपको एटीपी लगेगा। जैसे आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, पैसे चाहिए, वैसे ही आपकी बॉडी में, आपके सेल में जितनी भी चीज़ का होनी है, वो सारी चीज़ के लिए एटीपी, और वो सारा यहाँ पे बनता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ
सेल का है। ये सॉसेज शेप का है, सिलिंड्रिकल मान लो आप, ठीक है? डायमीटर एक बार आप इसकी देख लो 0.2 से 1 म्यू है, लेंथ है 1 से 4.1 म्यू, डबल मेम्ब्रेन जो मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे इसमें बोला है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है एक स्मूथ कंटीन्यूअस बाउंड्री है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें बनता है क्रिस्टी इन फोल्डिंग टुवर्ड्स मैट्रिक्स। ये आप देख रहे हो? एक ये आपको इनफोल्डिंग्स दिख रही होगी मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स मतलब ये जो सेंटर का एकदम सेंटर का हो गया, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से कुछ है, ठीक है? इसे क्या बोला गया? क्रिस्टी। आपको याद है एक सिस्टर्नी करके भी है। तो आप मुझे बता सकते हैं आपने सिस्टर्नी और क्रिस्टी कहाँ पढ़ा था? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो क्रिस्टी है ना, उसका काम है इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ये इस तरह से ऐसे-ऐसे हो गए हैं, तो इंक्रीज सरफेस एरिया करेंगे। याद है आपको मैंने प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया था, एक धागा ऐसे स्ट्रेट रख दो और ऐसे ही फोल्ड करके रखो, तो आप लंबा धागा रख सकते हो। अब इनको क्यों ज़रूरत है इतनी स्पेस की? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अ, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए इनको और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए ये इस तरह से इनफोल्डिंग में बना लेते हैं और अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जो कि ऑर्गेनल की कंटिन्यूअस बाउंड्री बनाती है। इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर की तरफ से फोल्ड होंगे। क्रिस्टी क्रिस्टी की वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ताकि ज्यादा एंजाइम्स जो है यहाँ पे फिट हो सके। ओके, अब ये देखो, एक तो अब दो कंपार्टमेंट हो गए यहाँ पे, क्योंकि अब डबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट हो गए। क्या क्या हो गया? एक तो आपका अगर बात करें, एक आउटर कंपार्टमेंट हो गया और एक इनर कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है? अब आप देखो, जो दो आपके मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन, उसको क्या बोल दिया? आप देखो यहाँ पे इंटर स्पेस मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, वेरी इजी, ठीक है? अब इनसाइड इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स डेंस। अब यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स है, जो कि क्या होता है? काफी डेंस और होमोजीनियस होता है। आपको याद है मैंने बताया था सेमी ऑटोनोमस। तो अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है? एक तो सिंगल सर्कुलर डीएनए। क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और 70s वेरी इंपॉर्टेंट, 70s राइबोसोम। वरना पर आपको लग रहा होगा कि 70s तो मैंने बताया था कि तो प्रोकैरियोट्स में है, यूकैरियोट्स में 70s क्या कर रहे हैं? तो 70s राइबोसोम जो होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। एक और ऑर्गेनेल है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी है, मतलब इसके पास अपना डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है, और राइबोसोम है तो अब इसके पास प्रोटीन बनाने की भी सारे सुविधाएं हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि मतलब ये अपना सारा काम जो भी है यहाँ पे खुद आराम से कर सकता है। अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। बट अगर हम बता दें एरोबिक में क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में होता है, ठीक है? यहाँ पे आपका एटीपी बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ सेल बोल दिया, और डिवाइड बाय फिशन, ठीक है? फिशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू इसका डिवीजन होता है। तो ये आप देखो, ये ऑलमोस्ट अपना ये सारा काम खुद ही कर ले रहा है। तो इसको आपने क्या बता दिया? सेमी ऑटोनॉमस। अब इसी की तरह एक और है जो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना, प्लास्टिड भूलना मत कि कहाँ-कहाँ है ये? सिर्फ प्लांट सेल और यूग्निनॉइड्स में। और एक और चीज आपको याद है कि हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल कहाँ-कहाँ है? आपको याद है? प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है, एक और कौन सी जगह प्रेजेंट है? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? अब यहाँ पे एक बार हम टाइप देख लेते हैं। टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। अब इसको पिगमेंट के बेसिस पे देखो, ठीक है? अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या-क्या पिगमेंट्स है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, जो कि इसे ग्रीन कलर देते हैं। और हमें पता है ग्रीन कलर यानी फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जो क्रोमोप्लास्ट है, उसमें क्या पिगमेंट है? कैरोटीन एंड ज़ेनथोफिल, जो इसे कलर, जिसमें पिगमेंट येलो, ऑरेंज और रेड कलर, और ये कलर्स टू फ्रूट और फ्लावर्स। आपको देख के ही लग रहा होगा कि येलो, ऑरेंज, रेड है। अगर ये कलर्स आ रहे हैं इस पिगमेंट से, तो इसका मतलब इसका काम कुछ अलग ही हो सकता है। फोटोसिंथेसिस का तो होगा नहीं, तो इसने क्या किया?
कि फ्रूट्स को, फ्लावर्स को जनरली वो कलरफुल होते हैं, तो वहाँ उसे कलर देने का काम किया, ठीक है? अब ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है और ये कलरलेस है। इसका मतलब इसका काम अपीयरेंस वाला या इस तरह का फंक्शन नहीं हो सकता, मे बी कुछ अलग हो, जहाँ पे पिगमेंट का कोई रोल ही नहीं हो। तो इसका काम है वेरी सिंपल स्टोरेज, इसलिए इसको किसी पिगमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरह से समझो, जनरली जो स्टोर रूम्स होते हैं, वहाँ पे कोई ऐसे एस्थेटिक्स का ध्यान नहीं देता, क्योंकि वहाँ बस लाके सामान को रखना है और हमें देखना है कि वो स्टोरेज का काम अच्छा हो सकता है कि नहीं, ठीक है? अब ल्यूकोप्लास्ट भी ना 3 तरह के होते हैं। क्या-क्या हो गया? अमाइलोप्लास्ट, यानी यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्च का स्टोरेज है। एग्जाम्पल ले लो पोटैटो। इलियोप्लास्ट, जहाँ पे ऑयल्स एंड फैट स्टोर होते हैं। एंड एलियोरोप्लास्ट, जो कि स्टोर करता है प्रोटीन। क्या-क्या है? अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एलियोरोप्लास्ट, ध्यान में रहेगा। अब एक बार बात कर लेते हैं अब हम क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है? आपको आपको इतना तो समझ में आ गया कि कौन-कौन से टाइप के आपके प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है? जिसमें क्या-क्या पिगमेंट है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस। और ये कौन-सा कलर देता है? ग्रीन कलर। अब यहाँ पे भी देखो, इसको ना आप इस तरह से पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा मतलब आप ये समझ के पढ़ो, जैसे आपने अभी एक ऑर्गेनेल पढ़ा था, अभी याद है आपको कौन-सा ऑर्गेनेल पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। थोड़ा-सा एकदम इसे वो समझ के मत पढ़ो, बट कुछ आप उस तरह से पढ़ोगे ना, तो आपको इनके फीचर्स ज़रूर याद रहेंगे। अब ये क्या है? लेंस शेप्ड है, ओवल है, स्फेरिकल या डिस्कॉइड है। इसको आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। अब इसकी लेंथ देख लो, 5 टू 10 म्यू है और विड्थ जो है 2 टू 4 म्यू है। अब ये जो है 1 पर सेल इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में कितना है ये? 1 है। और ये 20 टू 40 पर सेल इन मीज़ोफिल। अब ये मीज़ोफिल में इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो आपका जो ऐसे पत्ते होते हैं ना, पत्ते, तो जो भी जैसे वहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट रिच प्लांट सेल, वो ज़्यादातर आपको पत्तों के जैसे ऊपर और लोअर और अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ में आपको प्रेजेंट मिलेंगे। मतलब एक सिंपल में, जैसे आपके पत्तों है ना, पत्ते के ऊपर में और लोअर साइड में मेसोफिल सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मेजरली काम होगा फोटोसिंथेसिस का। सारा तो काम वहीं होता है, तो वहां पे हमें क्लोरोप्लास्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए आप देखो यहाँ पे 20 टू 40 भी है पर सेल है मेसोफिल्स के। तो मेसोफिल समझ में आ गया कहाँ पे है। डबल मेम्ब्रेन, तो ये मैंने बताया था, ध्यान रखना है, डबल मेम्ब्रेन है। एक और कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी कम परमिएबल है। ओके, कूल। अब इनसाइड जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है? स्ट्रोमा। क्या है? ये देख रहे हो, इनर मेम्ब्रेन के अंदर है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में होते हैं थैलेकॉइड्स। ये आपको ये जो ये देख रहे हैं, इस तरह से सिक्के जैसे, जो इस तरह से रखे हुए हैं स्टैक। और थाइलाकॉइड स्टैक करके बनाते हैं ग्रैना। और सिंगुलर अगर आप उसको बोल रहे हो, ग्रैना मतलब मल्टीपल। एंड अगर एक स्टैक की बात करें तो ग्रैनम। और ये आपस में कनेक्ट होते हैं स्ट्रोमा लैमेले से, ठीक है? जैसे ये आप देखो, ये आपस में ये इस तरह से, ये थैलेकॉइड्स यानी ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कैसे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लैमेले से, ठीक है? और थैलेकॉइड के अंदर का जो स्पेस है, आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस है, उसको आप ल्यूमेन बना दोगे, ठीक है? और और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, ये बहुत ध्यान में रखना। थैलेकॉइड्स के अंदर है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हो वो थैलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके। और राइबोसोम अगेन 70S, जो कि साइटोप्लाज्मिक जो एरिया होते हैं, वहां पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं 80S उनसे छोटे होंगे। और इनके पास भी सर्कुलर डीएनए है, तो थोड़ा सा आप इसे कंपेयर करो माइटोकॉन्ड्रिया से, तो आपको समझ में आएगा। ओके, एक बार हम देख लेते हैं, काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है? कैसे याद रखोगे इसको? एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया आपका, फिर इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ गया? स्ट्रोमा, ठीक है? स्ट्रोमा के अंदर क्या आ गया? थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ये सारे सारे थैलेकॉइड स्टैक होके क्या बना लिया इन्होंने?
ग्रैनम। अब एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कैसे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा लैमेले। और थैलेकॉइड के अंदर के जो स्पेस है उसे कहते हैं ल्यूमेन। और ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। ओके, आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब आते हैं राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। तो राइबोसोम जो है, अब अब ये देखो कि पहली बार किसने इसे ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। और इन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ कोर्स उसका यूज किया था और देखा था कि डेंस पार्टिकल की तरह दिखते हैं। और राइबोसोम किससे बने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए एंड प्रोटीन से। किससे बने हैं? राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है? और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है इसीलिए प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कुछ भी चीज मेम्ब्रेन बाउंड है ही नहीं। ठीक है? अब देखो, 1953 में हो गया ऑब्जर्व, ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा एटीएस और 70s बनते कैसे हैं। अब अगर आप मैथ्स देखो, मैथ्स के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, 60 प्लस 40 80। नहीं, ये तो 80 नहीं बन रहा, तो यहाँ 80s क्यों हो रहा है? तो अब इसको इस तरह से आप समझो कि पहले तो 2 तरह के हो गए, एक 70s और 80s। यूकेरियोट्स में आपको मिलेंगे 80s, लेकिन प्रोकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपको क्या मिलेंगे? 70s, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है जो 80s है, 80s के सब यूनिट्स कैसे होते हैं? तो लार्जर वाला जो सब यूनिट हो गया वो हो गया 60s का, एंड जो छोटा वाला हो गया वो 40s का। अब ये दोनों मिला के 80 तो नहीं बना रहे, ओके? लेकिन जो यहाँ पे होता है ये थोड़ा अलग तरीका है। और यहाँ पे एस जो है वो स्वेदबर्ग यूनिट है, मतलब कि इसका जो डेंसिटी और साइड का ना इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है? तो इसको आप इस तरह से जोड़ के मत देखना, जैसे आप गर्ल्स मैथ बोलते हो, ये अपना आपका स्वेदबर्ग मैथ है, जहाँ पे 60 प्लस 40 80 हो जाता है और 50 प्लस 30 70 हो जाता है, ठीक है? याद रखोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ठीक है, आपको एक बार एक दो बार प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ओके, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये पूछा जा सकता है। ओके, इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज एंड डू नॉट ऐड मैथमेटिकली, सो यहाँ पे मैथ्स मत लगाना। ओके, अब एक बार बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन की। तो अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो साइटोस्केलेटन क्या है? एक इलैबोरेटेड नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर के, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है? अब अब जैसे आपका साइटोप्लाज्म है, अब जैसे मान के चलो आप उसको कुछ स्ट्रक्चर देना है, उसको कुछ स्टेबिलिटी देनी है, तो उसमें जो है ना हमारे हमें एक फिलामेंट की, जो प्रोटीन की फिलामेंट है उसकी नीड लगती है। अब इसके 3 कंपोनेंट है, ध्यान रखना। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है? ओके, क्या-क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इसका काम क्या-क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैंने बताया कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एंड मोटिलिटी देगा, मतलब मूवमेंट में हेल्प करेगा, और मेंटेन करेगा सेल का शेप। जैसे कि हमें जैसे अगर आप ह्यूमन को पढ़ो, तो ह्यूमन में भी स्केलेटल सिस्टम होता है, राइट? तो सेल को भी ऐसी ही ज़रूरत है। तो ये जो आपके हैं प्रोटीन के, फिलामेंटस प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हैं, ये पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट भी देंगे, मोटिलिटी में भी हेल्प करेंगे, और हेल्प करेंगे सेल के शेप को बना के रखने में, ठीक है? अब आते हैं सीलिया ऑफ फ्लेजेरा पे। तो आपको अगर याद होगा, हमने ये थोड़ा बहुत शायद प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। प्रोकैरियोट्स में थोड़ा अलग था सिस्टम, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी, क्योंकि ये यूकैरियोट्स का सेल है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अब जो दोनों है ना, सीलिया फ्लेजा, दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन के। ओके, अब फर्क क्या है? फर्क जो है कि जो सीलिया है वो एक छोटी स्ट्रक्चर है, और फ्लैजेला कंपैरेटिवली एक लॉन्गर स्ट्रक्चर है, ठीक है? और फ्लैजेला जो है वो सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और ये देखो मूव सेल और सराउंडिंग फ्लूइड लाइक होर्स। तो सेल मूवमेंट मेजरली फ्लैजेला की वजह से होता है, लेकिन जो आपका सीलिया है वो सेल को मूव करती है या सराउंडिंग फ्लूइड्स को मूव करती हैं, ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट फ्लैजेला भी होते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा अलग हैं। ओके, ये बात आप भूलना मत, ये हमने शायद आज के लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा था। अब हम देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? तो इनका जो कोर है वो एक्सॉन में है। उसके बाद एक्सॉन में होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि जो आपको 9 पेरिफेरल डबलेट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक 2 यहाँ पे इस तरह से भी अरेंज दिख रहे होंगे, ठीक है? तो इस अरेंजमेंट की वजह से हम इनको क्या बोल देते हैं? 9+2 एरे। 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्लस 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके? अब इसको इस तरह से समझो कि ये डबलेट्स होते क्या हैं, ठीक है? अब ये डबलेट्स ना जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनको ना जोड़ के बनते हैं, ठीक है? पहला तो ये देख लो आप, ये यहाँ से ध्यान देना कि एक की कंप्लीट है और ये इनकम्प्लीट है, ओके? पूरे दोनों के दोनों कंप्लीट नहीं है। अब एक और चीज़ देखो, लिंकर्स, यहाँ पे एक लिंकर्स भी हैं, जो कि 9 पेरिफेरल जो डबल्स आपको दिख रहे हैं, उनको एक सर्कुलर में अरेंज करेंगे। जिस तरह से ये आप देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके लिंकर्स हो गए। ये क्या काम कर रहे हैं? ये जितनी भी आपके 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं, उनको एक साथ जोड़ के रखने का काम कर रहे हैं, ओके? अब इसको ना आप इस तरह से एग्जाम्पल से समझो कि जैसे 9 लोग एक सर्कल में खड़े होते हैं, ठीक है? और जो इंसान है ना, उसने अपने दोनों हाथों से दोनों तरफ के लोगों को पकड़ा हुआ है, ठीक है? तो लिंकर्स का काम बेसिकली वही है कि जो डबलेट्स हैं उसको एक साथ रखना, स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाना, क्योंकि अब आप उन्होंने हाथ पकड़ लिए हैं तो एक स्ट्रक्चर स्टेबल हो चुका है। अब वो कोऑर्डिनेट तरह से मूवमेंट भी करेंगे। अब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ-वहाँ भाग रहा है। अब उनका मूवमेंट जो है होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि इनका काम ही है मोटिलिटी का, यानी मूवमेंट का। अब बात करते हैं सेंट्रल ट्यूब्यूल्स की। तो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो है ना वो ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, और जो ब्रिज है वो क्या होते हैं, सेंट्रल शीट से कवर होती है। आपको ये दिख रही है रेड सी, ये हो गई आपकी सेंट्रल शीट। तो ये सेंट्रल शीट जो है ना, ये पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड होती है। जितने भी आपको डबलेट्स दिख रहे हैं ये सबसे इनसे कनेक्टेड है, लेकिन कैसे? रेडियल स्पोक के थ्रू। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसे ध्यान से देखो, इसके थ्रू ये कनेक्टेड है। अब ये 9 डबलेट्स हैं, तो ये 9 रेडियल स्पोक्स भी होंगे। तो ये जो सेंट्रल शीट है ये 9 रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है, ठीक है? और सीलिया और फ्लैजेला जो है ना, वो बेसल बॉडी से निकलते हैं, जो कि सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है। अब सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, 9 रेडियल स्पोक ये हो गया, सेंट्रल शीट ये हो गई, ओके? हम देखते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स क्या है, ठीक है? तो जो सेंट्रोसोम है ना, वो 2 सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल से बनते हैं। मतलब कि जब 2 आपके सेंट्रियोल्स कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सेंट्रोसोम। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से 2 सेंट्रियोल्स आ गए हैं, जिनको आपने सेंट्रोसोम कह दिया, ठीक है? अब आप देखो ये क्या होते हैं, किससे सराउंडेड होते हैं? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, मतलब कि पेरी मतलब आउटर कवरिंग, पेरी मतलब पेरीफेरी, आउटसाइड, और सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है? अब हम जो एक इंडिविजुअल यहाँ से सेंट्रियोल ले लो, और अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इनको बोला गया है ये कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन है। कार्टव्हील मतलब क्या? कोई भी जो आप व्हील आप इस तरह से देखते हो, जो ऐसे, इसे आप कार्टव्हील बोल देते हो। तो आप यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा एक सेंट्रल है, यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह से आपको समझ तो आ रहा होगा कि कोई कार्टव्हील स्ट्रक्चर में है। और जो इसके पेरिफेरल फाइबर्स है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो अब हम ये देखो कि कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे क्या ना, 9 पेरिफेरल फाइबर्स है। ये यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपको ये 9 मिलेंगे, ओके? और हर एक फाइबर जो है वो एक ट्रिपलेट है, यानी कि ये अकेला नहीं है, ये इस तरह से लिंक्ड है। अगर आप मान के चलो, इसको एक को ए मान लो, बी और सी, कुछ, तो यानी एक जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो
और भी 2 बाकी ट्यूबुलिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ओके? तो अब ये यहाँ पे क्या इन्होंने ट्रिपलेट्स बना लिया, ओके? आपको ध्यान रखिएगा क्या कि कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं और एक हर एक फिब्रिल जो होता है, एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि वो एडजेसेंट ट्रिपलेट से लिंक्ड होता है। अब आगे देखते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है उसको आपने हब बुला दिया। जैसे ये आपको दिख रहा है ये सेंट्रल पार्ट, ये क्या हो गया? हब हो गया। ओके। और ये जो है ना ये प्रोटीनेशियस हब होता है, ये कहाँ किससे कनेक्टेड होता है? ये रेडियल स्पोक्स के थ्रू ये सारे जो आपके जो 9 पेरिफेरल ट्यूबुलर प्रोटीन है इनसे ये कनेक्टेड होता है। ओके। अब देखते हैं कि आपके जो सेंट्रियल अब इनका फंक्शन क्या है? मतलब आपने जो सेंट्रियोल्स पढ़ा है इसका फंक्शन क्या है? तो अब इसका काम है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला बनाना। तो यहाँ हमने याद है सीलिया फ्लैजेला में पढ़ा था कि इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसने क्या किया? सीलिया एंड फ्लैजेला का बेसल बॉडी बनाया। अब ये क्या करेगा? फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम पे हमें स्पिंडल फाइबर की जरूरत होती है, वहां पे भी ये मदद करेगा। अब ये और क्या काम करेगा कि गिव राइज टू स्पिंडल apparatus इन एनिमल सेल, ओके? तो अब एनिमल सेल ओनली एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, ठीक है? ये ध्यान आपको रखना है कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। हमने स्लाइड 1 में जब डिफरेंस पढ़ा था वहां पे हमने ध्यान से ये ध्यान दिया था कि आपको जो सेंट्रियोल्स है वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे। एक बार ना अब इनका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ तो समझ में आ गया, बट अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के बताती हूँ, तो ये आपका एक कुछ इस तरह से एक सेंट्रल हब हो गया। उसके बाद ये इस तरह से 9 रेडियल स्पोक्स के थ्रू जुड़ा हुआ होगा आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। और आपको पता है ये ट्रिपलेट्स बनाते हैं यहाँ पे, और ये आपका ये स्पोक हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह से आपके हो गए यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स, ओके? ये आपका स्पोक हो गया। और ये ना ये एक्चुअली ये आपका यहाँ पे इस तरह से रहेगा। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है तो मैंने इसे इस तरह से बना दिया है, बट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी, तो ये जो ए है ये कंप्लीट है, बाकी जितने भी आपको ये बी और यहाँ पे जो सी दिख रहे हैं वो इस तरह से इनकम्प्लीट है, ओके? ये आपका यहाँ पे हो गया स्पोक, और ये यहाँ पे आपका जैसे आप यहाँ पे देखो, तो इसका ए और इसका जो सी है वो इस तरह से यहाँ पे भी कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एक एसी लिंकर है। अगेन हमने लिंकर याद है पिछले साइड में पढ़ा था उसका क्या यूज होता है, वो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजिला में अरेंजमेंट 9+2 एरे, यहाँ पे होता है 9+0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल में आपको कुछ भी दिख रहा है, ये हब एकदम खाली है। यहाँ पे सेंट्रल में कुछ भी हमें कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन कुछ भी चीज़ हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ लेते हैं हम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्यों बोला जाता है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में, और इसे क्रोमैटिन भी नाम दिया गया था बाय फ्लेमिंग, ठीक है? ये आप ध्यान रखोगे कि इसे क्रोमैटिन भी बोला गया था। और अब यहाँ पे होता है न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है जो कि है डबल मेम्ब्रेन, ओके? ये न्यूक्लियस यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ आपको इस तरह से आपको देख पा रहे हो आप? हल्के-हल्के आपको गैप्स भी दिख रहे होंगे। तो इस तरह से ये पैरेलली
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है और पैरेलली अरेंज होती है, दोनों एक दूसरे से, ठीक है? अब ये जो अब डबल मेम्ब्रेन है, इसके जो बीच का स्पेस है, इसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ओके, क्या बोलते हैं इसको? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है? इसका जो साइज़ होता है 10 टू 50 एनएम होता है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किसके साथ कंटीन्यूअस होगा? कुछ थोड़ा आप ध्यान याद आया कुछ हमने पढ़ा था ईआर के बारे में, जो न्यूक्लियस पे प्रेज़ेंट होते हैं, तो वो कंटीन्यूअस रहती है। अ, वहाँ पे आपको राइबोसोम्स भी मिलेंगे, ठीक है? क्यों मिलेंगे राइबोसोम? क्योंकि वहाँ पे ईआर भी एसोसिएटेड है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करना है। तो आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विथ ईआर प्लस बियर्स राइबोसोम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे आपको राइबोसोम भी मिलेंगे, ओके? अब आप देखो कि यहाँ पे न्यूक्लियस पोर भी मिलेंगे, जो कि 2 मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं, ओके? ये छोटे-छोटे यहाँ पे आप स्पेस दिख रहे हैं आपको? तो ये आपका पोर्स हो गया। अब इनकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ से ताकि आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट हो सके, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के इनसाइड क्या है। अब न्यूक्लियस के इनसाइड जो हो गया आपने जैसे हमने साइटोप्लाज़्म बुलाया था, जो भी सेल के अंदर है उसको आपने बुला दिया न्यूक्लियोप्लाज़्म या न्यूक्लियस का मैट्रिक्स, ओके? अब न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो ये स्फेरिकल साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको एक डार्क सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे? जैसे हमने क्या बोला है? न्यूक्लियोलस। तो ये क्या होता है यहाँ पे ना आरएनए का सिंथेसिस होता है, ये जो आपको डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बुला देते हैं न्यूक्लियोलस। अब बात आती है क्रोमैटिन, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना और इसे ध्यान में रखना क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब क्रोमैटिन जो होता है ना, दिस इज लूज नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। इसका काम होता है डीएनए के जो लॉन्ग स्ट्रैंड स्ट्रैंड होते हैं उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक करना ताकि वो सेल के अंदर फिट हो सके। और इनके साथ क्रोमैटिन के साथ एक और चीज़ है कि ये तो आप समझ गए कि ये लूज़ न्यूक्लियोप्रोटीन है। साथ में ये जो होते हैं ये इंटरफ़ेज़ वाले न्यूक्लियस में होते हैं। किसमें होते हैं? तो ये इंटरफ़ेज़ आपको आगे समझ में आएगा जब आप सेल डिवीज़न पढ़ोगे या अगर आप पढ़ चुके होगे तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन-सा इंटरफ़ेज़ न्यूक्लियस होता है। ठीक है? मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, तब आपको ये मिलेंगे क्रोमैटिन्स और ये क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। अब क्रोमैटिन में क्या-क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन यानी जो बेसिक प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो सिंगल ह्यूमन है उसमें 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है और ये सारे 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है जो इसका मतलब है 23 पेयर्स। और जो सेल अगर आपको पूछा जाए वेरी इंपॉर्टेंट कि किसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एक तो आपका मैमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स। तो जैसे ही मैच्योर होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। मैमेलियन आरबीसी आपको ध्यान रखना है कि मैमेलियन आरबीसी जो है उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको ध्यान में आ गया? ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आपको ध्यान में इस डायग्राम को रखने का थोड़ा इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको अगर आप 11th के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वहाँ पे शायद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाए। आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस क्या है, क्रोमैटिन क्या है और क्रोमैटिन के अंदर क्या-क्या प्रेज़ेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम जो है ना, ये सिर्फ़ डिवाइडिंग सेल में विज़िबल होगा, किसमें होगा? सिर्फ़ डिवाइडिंग सेल में। ओके। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो क्रोमोसोम होता है ना उसमें एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम सेंट्रोमेयर बोलते हैं। अब ये सेंट्रोमेयर क्या होता है? तो सेंट्रोमेयर इज आप इसको इस तरह से समझो कि एक डीएनए का अ, एक एक कंडेंस डीएनए रीजन जहाँ पे जो दो सिस्टर क्रोमैटिन आके क्रोमैटिड्स आके जुड़ते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आके जुड़ते हैं, जैसे कि अभी एक ये सिस्टर आप क्रोमैटिड आपकी दिख रही है और एक ये दिख रही है। तो जब ये दोनों आके एक जगह जहाँ पे जुड़ेंगी, तो इसको आप बोल दोगे सेंट्रोमेयर। ओके, इसको आपने सेंट्रोमेयर बुला दिया। अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये सेंट्रोमेयर है तो इस
काइनेटोकोर का क्या काम है, ठीक है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट होंगे जिसे आप क्या कहोगे? काइनेटोकोर कहोगे। तो ये जो क्या करते हैं, इनका काम होता है ना कि जो सेल डिवीज़न का जो एनाफ़ेज़ होता है, अगेन सेल डिवीज़न में आप पढ़ोगे या पढ़ा है तो आप बताओ क्या है ये? ठीक है? अब जो एनाफ़ेज़ जो आपका सेल डिवीज़न का फ़ेज़ है, उसमें क्या करते हैं, ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है जिसे आप काइनेटोकोर कहते हैं, और यहाँ से ना जो आपके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अटैच हो पाते हैं। ठीक है? तो ये डिस्क का काम यही होता है कि ये एक अटैचमेंट का प्लेस प्रोवाइड करता है आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए, जिससे आपकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो उसे खींचा जा सके और वो सेल डिवीज़न में हेल्पफुल रहे। आई मीन उसका डिवीज़न हो सके प्रॉपर, ओके? अब आपको समझ में आ गया सेंट्रोमेयर क्या हो गया आपका? 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करने वाला। और ये काइनेटोकोर क्या होगा? ये जब सेल डिवीज़न के टाइम में आपको एक अटैचमेंट के लिए जगह चाहिए, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, उन्हें अटैचमेंट के लिए कोई जगह चाहिए, तो ये एक डिस्क जो है इसे काइनेटोकोर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं, उनके टाइप्स क्या-क्या हैं, ठीक है? उससे पहले आप एक बार ये देख लो कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है और सैटेलाइट क्या है, ओके? तो सैटेलाइट जो कुछ क्रोमोसोम होते हैं ना, उनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हमने पहला प्राइमरी ये पढ़ा था, ये आपको याद है? सेंट्रोमेयर, यानी 2 सिस्टर क्रोमैटिड जहाँ आके जुड़ गई, उसे हमने सेंट्रोमेयर बुला दिया। तो आपका जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया, एक कांस्टेंट लोकेशन पे होता है, जहाँ पे मतलब जिसका एक जिससे एक छोटा फ्रेगमेंट जैसा दिखता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो आप ये यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गया, तो एक छोटा-सा फ्रेगमेंट है, इसको आप सैटेलाइट बुला देते हो, ठीक है? ऐसा अपीयरेंस देता है कि वहाँ पे एक स्मॉल फ्रेगमेंट है, तो आप उसको सैटेलाइट नाम दे देते हो। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक नाम से ही पता लग रहा है, मेटा मीन्स सेंटर में होगा। यहाँ पे ये देखो सेंट्रोमेयर मिडल में है और 2 इक्वल आर्म्स, मतलब ये वाला आर्म देखो आप, और ये वाला आर्म, ये एक तरह से इक्वल लेंथ के हैं, ओके? कुछ आपको मतलब इस तरह से अगर आप इसको समझना चाहो कि ये किस तरह से दिख रहे हैं, तो इक्वल, अगर ये इक्वल है, तो ये कुछ इस तरह से वी शेप बना रहे हैं, ये आपको वी शेप दिख रहा है? इस तरह से आप वी शेप याद रख लो, ओके? अब सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि स्लाइटली मूव्ड अवे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब स्लाइटली मूव्ड अवे होगा, जैसे कि ये आप देख रहे हो हल्का-सा, ज़्यादा नहीं है। इसमें एक छोटा आर्म है, एक थोड़ा-सा बड़ा आर्म, कुछ एल शेप्ड बना देंगे। अब एक्रोसेंट्रिक, इसका मतलब कि वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग, जैसे यहाँ पे आप देखो, एक शॉर्ट है और एक काफी लॉन्ग है, ओके? अब टेलोसेंट्रिक की बात करते हैं, एकदम टर्मिनल पे है और वन वन आर्म ओनली होते हैं, ठीक है? एकदम जैसे आप ऑलमोस्ट इसको ही समझ लो कि एकदम टर्मिनल पे है और इनके पास सिर्फ एक आर्म प्रेजेंट होगी, तो उसको आप बोल सकते हो आई शेप्ड, कुछ आई जैसा हो गया, ये है, ठीक है? तो ये इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और सैटेलाइट्स हमें पता लग गया, सैटेलाइट्स क्या है? कुछ क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो होते हैं, वो एक लोकेशन पे चले जाते हैं, जिससे एक छोटे से फ्रेगमेंट की कुछ अपीयरेंस होती है, तो उसे आपने बुला दिया सैटेलाइट। तो ये याद रखिएगा, सेंटर, सब मेटा थोड़ा-सा डिस्टेंस, एक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शॉर्ट, और टेलो मतलब पूरे एंड पे, यानी कि आपका एक आई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है? टर्मिनल पे पूरा। अब माइक्रो बॉडीज़ क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स है। इसमें आपके वेरियस एंजाइम्स मिलेंगे, ये प्लांट्स में, एनिमल सब में मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल है पेरिऑक्सिसोम्स, माइक्रो बॉडीज़ है जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रेज़ेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है? एक बार आप देख लेते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स आप याद करो, क्या-क्या थे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेमी ऑटोनोमस क्यों हैं? ये हमने पढ़ा था। इनके खुद के सर्कुलर डीएनए है, 70s राइबोसोम है,
और ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं और डिवाइड बाय फिशिंग, ये भी हमने पढ़ा था। तो एक ध्यान रखना कि बोथ 70s है, नॉट 80s, डबल मेम्ब्रेन, सेमी ऑटोनॉमस। ये मैंने एक अलग से वापस ये स्लाइड इसलिए डाली क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट से तो आपको इम्पोर्टेंट है, प्लस अगर आप 11th के अभी एग्जाम्स देने वाले हो, तो आपको वहां पे भी जरूर पूछा जाएगा। आपको ये डायग्राम भी बनाने को आ सकता है और आपको बताया जा सकता है कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कौन से हैं, उनके बारे में एक बार बताओ। तो एक बार आप ना फटाफट एक डिफरेंस देख लो वापस से प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में, कि प्लांट सेल में आपके क्या-क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, हमने पढ़ा, वैक्यूल प्रेजेंट है, सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट है, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, लाइसोसोम्स इसमें रेयर होते हैं, एनिमल सेल में ज्यादा हैं, टोनोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा इसमें प्रेजेंट है, और मिडिल लेमेला इसमें प्रेजेंट है, जो कि आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। अब ये मिडिल लेमेला क्या है? आप थोड़ा याद करो हमने क्या पढ़ा था, ये कहाँ पे है? इसके बारे में मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में। अब इसको मैंने एक और ये स्लाइड इसलिए डाल दिया है ताकि एक आपको एक आइडिया मिल जाए कि जैसे आप स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन है वो कौन करा रहा है। सेल मेम्ब्रेन है, सेल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फिर प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, राइबोसोम, ईआर, एनर्जी सप्लाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलर डाइजेशन में लाइसोसोम का काम आता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट में साइटोस्केलेटन, फ्लैजेला एंड सीलिया, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में वैक्यूल, वेसिकल एंड एंडोसोम। ठीक है, ये इनके फंक्शन के हिसाब से इनको डिवाइड कर दिया गया यहाँ पे। और अब आता है कि ऑर्गेनल्स विदाउट अ मेम्ब्रेन, आपके राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, ये सारी चीजें हैं विदाउट मेम्ब्रेन के। अब एक बार देख लो कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं, ये आप एक बार इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से, आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे चार और पूछा जाएगा कि वहां पे सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? तो आपको बताना होगा। देखो यहाँ पे रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्गी, एपैरेटस, लाइबोसोम, पेरियोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, वैसे ये याद है कि वैक्यूल को जो कवर करके रखता है जो मेम्ब्रेन, उसे क्या बुलाया जाता है? कुछ टी से कुछ नाम था, याद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई नो मैंने बहुत सारे आंसर्स अभी तक मांग लिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन आपको आपको जितना आता है उसमें शेयर करो। आप उसमें टाइप करोगे, लिखोगे तो आपको ही याद रहेगा। ओके, अब एक बार हम जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो हमने पता ये इसमें हम पहले लेक्चर से लेके और अभी तक के लेक्चर जो-जो हमने पढ़े हैं, वो सारे इंक्लूड कर लेते हैं, ओके? अब देखो यहाँ पे, सेल अपना जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। हुक 1665 सेल देखा था और ग्राफिया में बताया था, और सेल वर्ड हमें मिला था वहाँ से। लियोवेनहॉक ने क्या देखा था? लाइव सेल देखा था। ब्राउन ने न्यूक्लियस बताया था 1831 में। शेल्डन जर्मन बोटनिस्ट, याद करो उन्होंने क्या बताया था। श्वान ने क्या बताया था। इन तीनों ने मिलकर हमें सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी तो वैसे इन दोनों ने बता ही दी थी, लेकिन वर्चाओ ने बताया था कि कोई भी सेल कैसे एग्जिस्ट करती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओमिनिस सेलुलर सेलुलर। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के सेल थ्योरी हमें मिल गई थी। स्मॉलेस्ट कौन है? माइकोप्लाज्म। लार्जेस्ट कौन है? ऑस्ट्रिच एग। एंड लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने 1972 में। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? यानी जहाँ पे यूज होता है एटीपी, और एटीपी कहाँ पे होता है? सोडियम पोटेशियम पंप में। ओके, मिडिल लैमेला में क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट। एंडोमेम्ब्रेन में ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ओके, ये इसका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। आरईआर क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस। एसईआर लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन इन एनिमल सेल। ओके, गोल्गी, कैमिलो गोल्गी ने दिया था 1898 में। सिस और ट्रांसफेस, याद है? सिस, ट्रांसफेस, कन्वेक्स, कन्वेक, हमने पढ़ा था। एक बार वापस जाके देखना अगर याद नहीं है। लाइसोसोम कहाँ बना है? गोल्गी बना रहा है। सुसाइडल बैग है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होगा। टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, वहां पे क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। सिस्टर्नी कहाँ प्रेजेंट है? याद आया कुछ? और क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट है? 70s। और आपको एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे होता है ग्रेना, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होंगे, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होंगे। ओके, ये आप जब लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा कि क्या बात हो रही है, कहाँ पे ग्रेना है। बस अभी लोकेशन आप ध्यान रखो और कहाँ पे स्ट्रोमा है। ठीक है, माइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? स्टार्च को, इलियोप्लास्ट फैट को, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। ठीक है, अब राइबोसोम किसने
डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। एटीएस जो है वो बन रहा है 60s प्लस 40s। अगेन यहाँ पे मैथ्स आपको नहीं यूज करना है। 70s कैसे बन रहा है 50s प्लस 30s। सीलिया फ्लैजेला में याद करो 9+2 एरे। एक्सोन में यहाँ पे सेंटर में है। सेंट्रियोल्स एनिमल्स ओनली, वहाँ पे ट्यूबलिन है, 9 ट्रिपलेट्स बनाता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। न्यूक्लियोलस कहाँ पे है, जहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। और ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अब पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलस के अंदर उस एरिया को अपने न्यूक्लियोलस बोल दिए। ह्यूमन डीएनए 2 मीटर लॉन्ग है। 46 क्रोमोसोम्स है यानी 23 का पेयर है। मेटासेंट्रिक यानी इक्वल आर्म, टेलोसेंट्रिक यानी टर्मिनल वाले। मेमिलियन आरबीसी प्लस सीप ट्यूल में नो न्यूक्लियस। ओके, ये जल्दी से हमने रिवीजन कर लिया, तो कुछ हम क्वेश्चंस भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें और ध्यान में रहे, हमने ठीक से हमें याद है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट अब कौन कौन नहीं है, ईआर तो है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है। अब इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, वैक्यूल भी है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ईआर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट एज सच फंक्शन रिलेटेड नहीं है ईआर, गोल्गी और वैक्यूल से। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वाज प्रपोज्ड बाय कैमिलो गोल्गी ने तो गोल्गी के बारे में बताया था, एंड शेल्डन शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। तो इसका आंसर है सिंगल एंड निकोलसन। विच ऑफ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, अभी हमने पढ़ा था लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, क्योंकि नर्व सेल तो लॉन्गेस्ट है और माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट वन। तो इसका आंसर हो गया ऑस्ट्रिच। ऑमलेस सेलुलर, सेलुलर किसने दिया था, याद करो, हमने अभी इसे पढ़ा है, वर्चाउ ने। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनक्लोज इनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड, अब याद करो कि थैलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला था। थैलाकॉइड के जो बाहर, थैलाकॉइड्स के जो बाहर हो गए, वो हो गया स्ट्रोमा, और इसके अंदर होता है ल्यूमेन। तो इसका आंसर हो गया ल्यूमेन। इसका आंसर क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। अब बात करते हैं राइबोसोम को फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, याद करो, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं, कैमिलो गोल्गी नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं। तो इसका आंसर है जॉर्ज पैलेट। विच ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड द सुसाइड बैग। सुसाइड बैग किसको बुलाया गया था, याद करो, लाइजोसोम। लाइजोसोम्स को कौन बना रहा है, गोल्गी बॉडी। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, अब सेंट्रियोल कहाँ एब्सेंट है, हमने पढ़ा था एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ये एब्सेंट था प्लांट सेल में। ओके, द क्रोमोसोम विथ अ टर्मिनल सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड, अब इसको याद करो कि जो क्रोमोसोम है जहां पे टर्मिनल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, वो क्या था, टीलोसेंट्रिक। ओके, याद रहेगा ये। अब हम आगे बढ़े। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब 9+2 अरेंजमेंट किसमें होगा, एक्सॉन में ऑफ सीलिया हमने पढ़ा था। याद करो, जब हम सीलिया के बारे में पढ़ रहे थे, वहां हमने क्या देखा था कि वहां पे 9+2 अरेंजमेंट होता है। ओके, द मिडल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, अभी ये हमने जब स्लाइड हम रिवीजन वाले भी पढ़ रहे थे, तब हमने वहां पे भी पढ़ा था कि वहां पे जो मिडल लैमेला है वो किस चीज की कंपोज होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। ओके, ध्यान में रहेगा। और कैल्शियम पैक्टेट का क्या काम है, ग्लू बिटवीन सेल्स, ठीक है, दो सेल को ग्लू करने का काम करती है कैल्शियम पेक्टेट, मिडिल लैमेला, और वहां पे प्रेजेंट होता है कैल्शियम पेक्टेट। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या क्यों है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे खर्च हो रहा है आपका एटीपी। ओके, अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे, विच प्लास्टिक स्टोर स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च कौन स्टोर करता है, याद करो, अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल है पोटैटो, जो हमने पढ़ा था। ओके, राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर 70s। ओके, क्रिस्टी आर प्रेजेंट इन, क्रिस्टी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमने बताया था कि जो इस तरह की इनफोल्डिंग्स आ जाती है आपकी इनर मेम्ब्रेन की,
वो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक्स न्यूक्लियस एच मेच्योरिटी। अब इनमें से बताओ कि मेच्योरिटी आते ही कौन सी सेल है जहां पे न्यूक्लियस नहीं होता। ऑफ कोर्स ये हमने पढ़ा था, मेमेलियन आरबीसी इसका आंसर है। अब 17 क्वेश्चन पे आते हैं, ये पूछ रहा है द सिस फेस ऑफ गोल्गी apparatus इज आल्सो नोन एज। तो आपको अगर याद होगा तो गोल्गी में हमने पढ़ा था कि जो आपका सिस फेस है वो क्या करता है, वेसिकल्स को कैप्चर करता है, उसे मेच्योर के प्रोसेस में भेजता है, और जब वंस वो मैच्योर हो जाते हैं वो ट्रांस फेस से निकल जाती हैं बाहर। ठीक है, तो यानी सिस फेस ने कैप्चर किया और ट्रांस से मैच्योर होके वो बाहर निकल गए। तो इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं और उसके बाद ही वो मेच्योरिटी में जाएंगे, और मेच्योर जो है वो आपके ट्रांस फेज से निकलेंगे, तो हम इन्हें फॉर्मिंग फेज बोल देंगे। अब स्ट्रोमा लेमेले जो होते हैं, इस ये किसे कनेक्ट करते हैं? आपको याद है, थैलाकॉइड्स याद है आपको कुछ? थैलाकॉइड्स याद है? थैलाकॉइड स्टैक करके क्या बनाते हैं? ग्रैनम बनाते हैं। ओके, और दो ग्रैनम को कौन जोड़ता है? स्ट्रोमा लेमेले। ओके, दो ग्रैना को कौन जोड़ता है? स्ट्रोमा लेमेले। एक बार आप ये भी आप देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कौन से हैं? याद करो, इनमें से तो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑफ कोर्स, बट एक और है। एक और कौन है? कुछ याद आया? नहीं याद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बताओ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसका जो पूछ रहा है कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ। तो वो कौन से साइट, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? अगर आपको याद होगा कि हमने जब डायग्राम देखा था, वो एरिया जहाँ पे न्यूक्लियोलस था वो थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक चीज समझ में आया कि कुछ तो राइबोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो वहां पे क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए, यानी ये आंसर है इसका होगा। यानी और इतना समझ में आया, और एक चीज और ध्यान रखना कि जितना ज्यादा वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वहां पे उतनी बड़ी न्यूक्लियोलस होगी। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या आंसर होगा? राइबोसोमल आरएनए। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए हमें। अब आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्कोर क्या है? आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए? ठीक है, और अगर आपको रिवीजन की जरूरत लग रही है, वापस जाके इस वीडियो को देखो, कोई गलत चीज नहीं रिवीजन करने में। और इस इस चैप्टर को हम यहीं कभी खत्म करते हैं। एक बार वापस से दोनों लेक्चर्स को रिवाइज करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी में जो आपने अगर नोटिस किया होगा कि वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जब चैप्टर यूनिट खत्म हुआ है तो हम अगले लेक्चर में हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कुछ एमसीक्यू भी हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी हैं, तो हम वो सारे वन ऑन वन वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हो सका तो वहाँ पे कुछ डायग्राम की प्रैक्टिस भी है, तो आप उस लेक्चर को देखने से पहले अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर रखना और साथ में डायग्राम ज़रूर बनाना। ओके? ठीक है? और कोशिश करना कि सारे डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए, वो आपको क्योंकि एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे और आपकी नीट में भी हेल्प करेंगे। और आप अगर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक गोल्ड स्टैंडर्ड आपको एनसीईआरटी ही मान के चलना चाहिए। ठीक है? ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, अच्छा लगा तो इसे लाइक करो। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी आंसर्स मैंने अभी तक आपसे मांगे हैं, प्लीज वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तो कि आपको भी याद रहे और मुझे भी पता रहे कि आप भी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके, अब यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने चैप्टर 8 को। अब मिलेंगे हम न्यू चैप्टर के साथ, पर हाँ, पहले इसकी पूरी प्रैक्टिस करके खत्म करेंगे और उसके बाद ही। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कीप स्टडिंग। बाय।